नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कोरोना महामारी के बीच हम लगातार दिल्ली के जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाते रहे हैं। उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा क्या क्या कदम इस बीमारी को रोकने के लिए उठाए गए हैं, उससे आपको मुखातिब करवाते आए हैं। आज मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर और फिलहाल में नेता सदन कमलजीत सहरावत जी मौजूद हैं। कमलजीत जी, स्वागत है आपका। आप जिस क्षेत्र से निगम पार्षद हैं, वो क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सबसे ज़्यादा फंड देता है। द्वारका सब्सिडी सबसे ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लोगों की एक छवि है कि द्वारका वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, द्वारका में सभी अमीर रह रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशन यानी कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है और रियलिटी के बीच में पहले अंतर बताइए। देखिए, कोई भी एरिया जब होता है तो हमारी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है कि हाँ, इस एरिया में क्योंकि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स दिखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ये बात ठीक है कि हमारा एक मेजॉरिटी जो रेजिडेंट है वो भगवान की दया से काफ़ी वेल फर्निश्ड हैं, अच्छे हैं। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर काफ़ी ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे कि लेबर क्लास, रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी वाले, घरों में काम करने वाले, ड्राइवर, इस तरह के लोग रहते हैं। और वो हमारी इन्हीं कॉलोनीज़ के बीच में, हमारी अनऑथराइज कॉलोनी भी है, वहाँ पर भी रहते हैं। काफ़ी लेबर है जो कि यहाँ पर खाली प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ पर है। तो ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे बड़ी बिल्डिंग है तो ऐसा पूरा एरिया नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तकरीबन 3000 से 3500 के बीच में मेरी कैलकुलेशन है, वो लोग हैं, क्योंकि मैंने पूरा एस्टिमेट कराया है, जो कि डेली काम करने वाले लोग थे और जिनको लॉकडाउन से असर हुआ है। चूँकि यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं तो सोसाइटीज़ के पास गार्ड्स हैं, माली हैं, और भी जो छोटे मोटे एसेंशियल चीज़ें हैं, चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियंस हो, वो सारे के सारे लोग एक सोसाइटी अपने पास रखती है। जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो तो अपने घरों में हैं। ये लोग जो सोसाइटी को मेंटेन रखते हैं, इनके लिए यहाँ के लोगों द्वारा और आपके द्वारा क्या किया गया है? जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ये सिचुएशन सबके लिए बड़ी एकदम से अनएक्सपेक्टेड थी। कोई भी इसके लिए मेंटली रेडी नहीं था। और यहाँ पर दो तरह के इशू आए। एक तो हेल्थ को लेके प्रिकॉशन सबको रखनी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन खाना भी रोज़ चाहिए है। तो इन सब को देखते हुए हमने शुरू में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले हमने सैनिटाइजेशन, सफाई, इन पे बहुत ध्यान दिया। हमारा पूरा जो एरिया है, मेरा, मैं द्वारका बी वार्ड की बात कर रही हूँ, ये अब तक कम से कम 4 बार फुली सैनिटाइज हम इसको कर चुके हैं। ये एमसीडी द्वारा किया गया? एमसीडी के द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा अब तक करवाया गया है एक बार भी? नहीं, दिल्ली सरकार ने ये काम वैसे एमसीडी का ही है, लेकिन दिल्ली नहीं, सरकार आजकल वो सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं ना जापानीज मशीनों से, इसलिए मैंने देखिए, पूछा दिल्ली है। सरकार ने सिर्फ 10 मशीनें खरीदी हैं और उस पर भी अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो लगा दी खरीदी है। नहीं है मैम, वो उनको किसी ने डोनेट की है, जो भी है, लेकिन उस पर भी उन्होंने अपनी फोटो लगा के रोज फोटो डालते हैं। जबकि मेरे वार्ड में अगर आप बात करें तो इससे ज़्यादा लोग मशीनें और सब काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लगा था कि ये राजनीति का टाइम नहीं है, कोई फ़ोटो आप हमारी नहीं देखेंगे, सिर्फ काम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सैनिटाइजेशन पे किया, फिर हमने ड्राई राशन शुरू में बांटा। लेकिन हमें लगा कि ड्राई राशन जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ड्राई राशन देने की भी एक कैपेसिटी होती है और हमें लगा कि उन लोगों को बनाने की भी दिक्कत होगी, गैस नहीं होगी, तेल नहीं होगा। तो हमने 2 जगह पर द्वारका में अपनी किचन शुरू कर दी। जहां हम बैठे हैं, सेक्टर 23 का कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर हमारी एक कम्युनिटी किचन चल रही है, और एक सेक्टर 19 अंबरहाई में कम्युनिटी किचन चल रही है। यहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है वहाँ पे चला जाता है, सुबह लंच और शाम को डिनर, और इसी तरह अंबरहाई के पॉइंट पर वहाँ पे लंच डिनर चला जाता है। लगभग 3500 लोगों का खाना आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हमारे यहाँ से होता है। मैं आज ये कह सकती हूँ कि मेरे वार्ड में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो भूखा है। ये तो हो सकता है वो कहीं मेरे पास ड्राई राशन नहीं है, लेकिन खाने की क्वालिटी, सुबह अगर हम देंगे तो पूरी सब्जी, जो भी सब्जी भी चेंज करके देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही मेन्यू हम रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि खाने का एक तरीका होता है। आज अगर लंबा पीरियड है जी, आज अगर आलू गोभी है तो कल आलू मटर होगी, अगले दिन कुछ और चीज़ें होंगी, इस तरह से पेठे की सब्जी होगी पूड़ी के साथ, शाम को हम दाल चावल, छोले चावल, पुलाव, इस तरह से मेन्यू रखते हैं। तो दोनों टाइम का गर्म खाना, बढ़िया खाना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बिठाया तो वो हलवाई बैठे हुए हैं, तो अब इसलिए आप समझ सकते हैं कि हलवाई का हाथ का टेस्ट एक अलग होता है। तो हम दोनों टाइम पे यहाँ से अपना खाना 2 सेंटर से बना के सर्व करते हैं। और इसके साथ ही हमने बीच में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, सफाई वाले लोग हैं, उनको सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लव्स भी बांटे, क्योंकि हमें लगा कि इसकी ज़रूरत है। साथ में हमने, क्योंकि मेरे पास CSR से काफ़ी कंपनी आ जाती हैं जो फ़ंड देना चाहती हैं, तो दिल्ली पुलिस को भी हमने ये सारी चीज़ें दिलवाई।
इसके साथ ही बीच में ह्यूमन एड इंटरनेशनल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मेरे साथ यहाँ पर काम कर रही है। उन्होंने एक व्यक्ति को पर पर्सन जो सामान दिया वो 40 किलो आटा, 10 किलो चने की दाल, 5 किलो चीनी, 4 लीटर सरसों का तेल और 3 किलो मसाले, यानी एक आदमी को तकरीबन 63 किलो सामान उन्होंने दिया और 315 लोगों को वो सामान हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा भी अगर किसी घर से फ़ोन आ जाता है हमारे पास जो कि कहते हैं कि नहीं हम खाना तो लेते हैं लेकिन छोटा बच्चा है उसके लिए कुछ चाहिए, तो वो आइटम भी मेरा स्टाफ उनको वहीं पे जाकर देकर आता है। तो इस टाइम में हम सब पूरे जो लोग हैं जो सक्षम हैं और जो संस्थाएं हैं उनको एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में पूरी द्वारका एक साथ खड़ी है और जो भी जिसको जरूरत है हम लोग एक दूसरे की मदद करके उस काम को कर रहे हैं। कमलजीत जी, ये तो आपकी बात हुई, आपके वार्ड की बात हुई। आप दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की नेता सदन है और पूर्व में मेयर रही हैं। अभी जो सुरक्षाकर्मी हैं और स्वास्थ्य सैनिक हैं और सफाई सैनिक हैं, ये फ्रंट लाइन पे युद्ध लड़ रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कई जगहों पे मास लेवल पे जो है सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। मैं खुद उसका साक्षी रहा हूँ कि जो नाले हैं उन तक को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। ऐसे में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो खतरे के सबसे निकट हैं। उनके लिए क्या दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा करवाया गया है कि अगर नारायण ऐसा ना करे लेकिन ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उनका परिवार सड़क पे ना आए? बिल्कुल, हमने इस बात की चिंता की है कि हमारा कोई भी एसडीएमसी का एम्प्लॉई, चाहे वो हमारा रेगुलर पे रोल पर है, वो हमारे किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू है, कंसेशनर, क्योंकि हमारे कूड़ा उठाने वाले कई कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट है, तो चाहे वो कंसेशनर का एम्प्लॉई है, किसी का भी है जो आज इस आपातकाल में काम कर रहा है, उसके लिए हमने उसके हेल्थ के लिए, और भगवान ना करे जैसे आपने कहा कुछ हो जाए, तो उसके परिवार के लिए हमने 25 लाख का बजट पास करके रखा है। एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि इस टाइम में क्या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड्स मिले हैं कोई, ताकि आप इस लेवल को मास लेवल पे कर सकें? क्योंकि मैं एक बार सवाल पूरा कर लूँ अपना, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। पहले अगर एक बार दिन में कूड़े की गाड़ी चलवानी पड़ रही थी तो आज के टाइम में वो ज़्यादा हो गए हैं। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी भी बढ़ गई है, उनके ड्यूटी के आवर्स बढ़ गए हैं। हम जब रात में अपना शूट खत्म करके जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि तब वो लोग भी हमारे साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या कोई एक्स्ट्रा फंड्स आपको दिए गए हैं? आप एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, हमें तो वो फंड भी नहीं दिया गया जो कि हमारा बनता था। जैसे ही मार्च में बजट हमारे दिल्ली सरकार ने रखा था, उसके बाद हमने अपनी फाइल मूव करी कि जो आपने बजट हमें एलोकेट किया है उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज तक तो एक भी पैसा दिल्ली सरकार ने हमें नहीं दिया, उस बजट का भी नहीं दिया जो एलोकेशन किया हुआ है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से दिल्ली सरकार का एमसीडी के ऊपर 4500 करोड़ रुपया बनता है। एमसीडी को 4500 करोड़ रुपए जो है सिर्फ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिल्ली सरकार से लेने। क्या दिक्कत हो रही है कि जो फंड्स मूवमेंट है उसमें पिछले कई सालों से इशू आ रहे हैं और हर साल जो फंड एलोकेट हो रहे हैं उसमें कमी आती जा रही है? 2017 में जैसे ही हमारा निगम में हम तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनकर आई, दिल्ली सरकार ने कटौती करनी शुरू कर दी। 2017 में तकरीबन 20%, 25% फंड रोके। अगले साल उन्होंने बड़ा ट्रिकी वे में डाटा का खेल करते हुए 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन को लागू कर दिया। फाइनेंस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसके अंदर तकरीबन 140 अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उन 140 में से तकरीबन 100 को तो दिल्ली सरकार ने माना ही नहीं, और जो बाकी 40 थे उनको भी अमेंड करके आपस में एक दूसरे से हाथ प्लस माइनस कर दिया और हमारे फंड्स उन्होंने कम कर दिए। और उन्होंने 2015 की रिपोर्ट को 2017 में टेबल किया। 2018 में जब इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको बैक डेट से इम्प्लीमेंट करेंगे और जो आपका जो भी हमारा आपको फालतू एक्स्ट्रा पैसा गया हुआ है रेस्ट्रोस्पेक्टिव वे में, उस पैसे को हम रिकवर करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि सरकार से रिकवर करती है? एक और सवाल मुझे पूछना है। रेवेन्यू 3000 करोड़ करीब का है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और आपको सैलरी 3700 करोड़ देनी होती है, ये कैसे मैनेज हो पा रहा है? देखिए, हमारे जो सोर्स हैं उसमें प्रॉपर्टी टैक्स और हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह के टैक्सेस होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट का हमारे डिपार्टमेंट से पैसे आते हैं, यही हमारा सोर्स है। अनऑथराइज कॉलोनी में गांव में टैक्स नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि टैक्स का प्रोपोर्शनेट काफ़ी हमारे पास कम रहता है। दिल्ली सरकार से तकरीबन 1800 करोड़ रुपए हर साल हमें मिलते थे,
अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने की वजह से हमें वो पैसा भी मिलना बंद हो गया जो हमारा ड्यू बनता था। उन्होंने 1800 से घटाकर इसको 900,000 कर दिया। लेकिन 900,000 करोड़ भी वो देते तो उन्होंने कहा नहीं, जो आपको एक्स्ट्रा गया है पिछले सालों में हम उसको डिडक्ट कर रहे हैं, यानी वो पैसा भी नहीं दिया। तो आज हमारी सिचुएशन ये है कि हम अपनी सैलरी ही बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं सारे सोर्सेज को मिलाकर। लेकिन डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए, और खासकर इस सिचुएशन में दिल्ली सरकार की बजाय अगर आप देखेंगे ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पे जो काम कर पाती है वो लोकल जो वहाँ की बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा कर पाती हैं। ग्राउंड पर हमारा स्टाफ ज़्यादा है। आज अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार भी कहीं पे राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसको हेल्पिंग हैंड कौन है? हमारे लोग कर रहे हैं। अगर आज उनके क्वारंटाइन के हुए सेंटर में अगर साथ में कोई टीम जाती है तो किसकी टीम जाती है? वो एमसीडी की टीम जाती है। लेकिन इन सब के बाद भी कल ही दिल्ली सरकार ने फिर से हमारी फाइल बिना एक भी रुपया सैंक्शन किए हुए वापस कर दी कि हमारे पास कोई फंड नहीं कल है। यही मेन मुद्दा मेरा यही था कि इस वक्त अगर फंड्स की प्रॉब्लम आएंगी तो जो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी? क्या आप साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों को सैलरी मिल पा रही है? क्योंकि एनडीएमसी की कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछले 2 महीनों से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है और 1000 करोड़ की एक मुश्त किश्त की उन्होंने मांग की थी। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहा है? अभी तक तो हम साउथ दिल्ली के जितने कर्मचारी हैं उनको पेंशन, एरियर तो हम नहीं दे पा रहे हैं लेकिन पेंशन और सैलरी हम दे पा रहे थे। लेकिन अब ये एक्सपेंडिचर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि इन एनी ऑफ द केस हम इस एक्सपेंडिचर को जो कोरोना के ऊपर जो भी हमें प्रिवेंशन लेनी है उस पर हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हमें उसको प्रायोरिटी में करना होगा। तो अब अगर सिचुएशन ये रही तो अगले महीने से हमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कमलजीत जी, कुछ और सवाल हैं। द्वारका उन एरियाज़ में से रहा है जो सस्पेक्टेड रहा है कोरोना को लेके। आपके यहाँ क्या क्वारंटाइन सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं एमसीडी द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा जिसमें लोगों को क्वारंटाइन किया जाए? और द्वारका के अंदर कितने बेड्स वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है ताकि उन द्वारका के लोग सेफ रहें इससे? द्वारका इटसेल्फ में क्वारंटाइन सेंटर तो हमारे बने हैं, जैसे सेक्टर 16B में हमारे फ्लैट्स खाली थे वहाँ पर बनाए गए हैं। उसके अलावा जो हमारी सीजीएचएस की जो डिस्पेंसरीज थी वहाँ पर बनाए गए हैं। ओवरऑल बेड द्वारका में ना होकर आप दिल्ली की तैयारी पूछें क्योंकि दिल्ली में सारे बेड्स को तैयार किया गया, द्वारका में ऐसा क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है। और जो बेड रेडी हो रहे हैं जैसे हम भी रेडी कर रहे हैं तो हमारा कालका जी हॉस्पिटल है और तिलकनगर हॉस्पिटल है, तो हमने 100 बेड को वहाँ पे रेडी किया हुआ है कि भगवान ना करे अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो ऑल ऑफ सडन हम कहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लोगों को एडमिट करेंगे। तो जैसे 100 बेड हमने तैयार कर रखे हैं इस तरह से बेड द्वारका में तैयार नहीं है क्योंकि द्वारका में सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर बने थे, लेकिन बेड को ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल्स में ही रेफ़र करना पड़ता है। तो वो अभी दिल्ली में जो तैयारी है वो हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज के अंदर है, ऐसे अपार्टमेंट्स के अंदर उसके ट्रीटमेंट की तैयारी नहीं है, सिर्फ क्वारंटाइन करने की तैयारी है। कमलजीत जी, दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए आपको लगता है कि वो इफ़ेक्टिव थे कोरोना से लड़ने को लेकर? चाहे बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं, मजदूरों ने भारी संख्या में पलायन किया, आपको लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलवा पाई कि इस कोरोना के संकट में आपको कुछ नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार हर चीज़ में राजनीति करती है। ये समय बिल्कुल भी ऐड पे पैसा खराब करने का नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आने से पहले ही मैंने टीवी देखा है और मैंने इतनी लंबी लंबी एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार की देखी है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनको ऐड देनी चाहिए इस टाइम पर अपनी पब्लिसिटी के लिए। हाँ, वो इन्फॉर्मेटिव देते कि यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे क्वालिटी जो फूड की है, अगर आपको दिक्कत होती है तो हमें कंप्लेंट करें, क्योंकि जो फूड की क्वालिटी है वो अप टू मार्क नहीं है वहाँ पर। तो मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार हर चीज़ में राजनीति बहुत करती है और इसकी बजाय अगर वो हम लोगों के साथ मिलकर काम करते, हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन किस हालात में कर रहे हैं मैंने आपको बताया है, अगर वो एमसीडी के साथ मिलकर काम करते तो दिल्ली की जनता की बेहतर सेवा, बेहतर सर्विसेज हम उनको दे पाते। ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कि क्या 10 लाख लोगों को जो खाना पहुंच रहा है वो रियलिटी में 10 लाख लोगों तक जा रहा है? आपके यहाँ आपके वार्ड में कितने लोगों का खाना आता है दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई आइडिया है आपको? 3500 लोगों को अगर आप खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने लिस्ट किया हुआ है, तो उनके यहाँ से जो खाना आता है वो कहाँ जाता है? देखिए, उनका यहाँ पे 2 स्कूल में उन्होंने सेंटर बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन जो वहाँ पर आते हैं वो लगातार दाल चावल आते हैं और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी, शायद नहीं कहना चाहिए, राजनीति ना लगे,
लेकिन एक ही दिन में अगर आप दोनों टाइम सेम खाना खा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि खाना कितना बोरिंग होता है। उसकी बजाय अभी कभी भी आप आके हमारा फूड पॉइंट चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कम्युनिटी किचन रन कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ डेली अलग मेन्यू के साथ एक आम आदमी जो एक्सपेक्ट करता है भोजन से, वो क्वालिटी गर्म खाना हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, डिफरेंट मेन्यू के साथ, तो वो हम सर्व करते हैं। अगर दिल्ली सरकार कोऑर्डिनेशन में काम करती, ये टाइम राजनीति करने का नहीं था। अगर वो कोऑर्डिनेशन में काम करते, हमें फंड देते, हमें गाड़ियाँ और प्रोवाइड होती, स्टाफ हमारा होता, पैसा वहाँ से आ जाता, तो मुझे लगता है कि हम और बेहतर दिल्ली को सर्व कर सकते थे। कुछ आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे। देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही इस देश के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति का इस्तकबाल हुआ, उनको बुलाया गया अहमदाबाद में। आपको लगता है कि जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए था? देखिए, जिस समय राष्ट्रपति जी फरवरी में यहाँ पर आए थे, जनवरी में आए थे, और 30 जनवरी को इंडिया में पहला केस आ चुका था। जी 30 जनवरी, लेकिन कोई भी चीज़ें इतनी महामारी का रूप ले लेंगी ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना ने जो दिखाया है वो इतना भयंकर रूप नहीं दिखाया जितना कि आज हो गया। तो चाइना भी अंडर कंट्रोल अपनी चीज़ों को करके चल रहा था, और कुछ प्रोग्राम बहुत पहले से प्लान होते हैं। तो इसीलिए कभी भी देश में एक एंगल से चीज़ों को नहीं देखा जाता है। देश की अपनी एक फॉरेन जो उनकी पॉलिसी उसके हिसाब से होता है। आज की स्थिति में अगर वो आते तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उसको कैंसिल कर चुके होते, लेकिन उस समय पे उनका बुलाना, जबकि दिल्ली में या पूरे भारत में इस तरह की स्थिति नहीं थी। चाइना भी अंडर कंट्रोल शो कर रहा था, मैं ये नहीं कह रही अंडर कंट्रोल था, बट वो शो कर रहा था। फरवरी में दौरा था उनका, 30 जनवरी को इंडिया में पहला केस आ चुका था, और लगभग बहुत सारे देश ऐसे थे जो इसके प्रभाव में आ चुके थे। उसमें वो दौरा शायद इंडिया के लिए क्रिटिकल हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके साथ जो बाहर से लोग आए थे उनको क्या अभी तक भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि अमेरिका के किसी आदमी से फैला हो। एक्चुअली अहमदाबाद के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर जो आज नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो होकर चले गए हैं। अहमदाबाद और पंजाब और साउथ के कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ फॉरेन में हमारे एनआरआई लोग ज़्यादा हैं, जिनकी फ्रिक्वेंटली मूवमेंट इन लोगों की भी वहाँ पर रहती है अपनी फैमिलीज़ के पास, और वो लोग फैमिली विजिट यहाँ पर करते हैं। लेकिन अमेरिका का कोई भी केस यहाँ पे शुरू हुआ हो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हमारा यूरोप के साथ ये कनेक्शन रहा, या इटली, क्योंकि चाइना से भी हमारा डायरेक्ट नहीं है। जो बच्चे हमने वुहान से बुलाए थे मेडिकल कॉलेजेस को बंद करके, उनकी तरफ से भी नहीं है। मेनली तो जब यूरोप से फ्लाइट आई हैं, और वो भी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि बहुत टाइमली उन्होंने फैसला ले लिया, वरना इतना सख्त फैसला लेते वक्त आदमी को सोचना पड़ा। हाँ, 135 करोड़ लोगों को अगर आपको घरों के अंदर रखना है, तो मैं इस चीज़ के लिए बार बार कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम था। और आज जो इंडिया की सिचुएशन है, हम ये ले सकते हैं कि 30 जनवरी के हिसाब से हम तीसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। 30 जनवरी मतलब फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का भी तीसरा जो है ख़त्म होने वाला है। उसमें हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में रखा है। अमेरिका इसका लाइव एग्जांपल है। मरकज़, तबलीगी जमात, दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के हाथ में, मरकज़ का विस्फोट, आखिरी जो आंकड़े मरकज़ के हमारे पास आए, क्योंकि दिल्ली सरकार को पता नहीं क्या सूझी, पहले वो मरकज़ लिख के मामले अपलोड करते थे, फिर अंडर स्पेशल ऑपरेशन लिख के करते थे। पिछले 5 दिनों से दिल्ली सरकार जो आंकड़े दे रही है उसमें स्पेसिफिकली बता नहीं रही है कि फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री कितने की है और अंडर स्पेशल ऑपरेशन वाले कितने हैं। लास्ट आंकड़ा 1080 का था, मैं उसी को मान के चलता हूँ। दिल्ली के हिसाब से अभी भी ये 50% है। आपको लगता है कि अगर मरकज़ का विस्फोट भारत में नहीं हुआ होता तो आज हम बहुत सुरक्षित स्थिति में होते? और गलती किसकी थी इसमें? देखिए, आपने इस मरकज़ के विषय को शुरू करते वक्त आपने कहा गृह मंत्रालय। आप लगातार पिछले कुछ महीनों से देखेंगे दिल्ली में हालात ठीक नहीं चल रहे। हाँ, बिल्कुल। और उसमें ठीक होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना बात क्वेश्चन मार्क किया जा रहा था। आपको ध्यान है कि फरवरी में जिस तरह से दंगे हुए और सारी चीज़ें हुई हैं आपके सामने है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा वहाँ पर एक्शन करती तो शायद बहुत से लोग और कुछ राजनीतिक दल भी सपोर्ट में खड़े हो जाते, और वो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान भी बांट देते, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम किया। बार बार उनको रिक्वेस्ट की। अजीत डोभाल जी जो हमारे एनएसए के हेड हैं उनसे मिलने भी गए हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। बिल्कुल। तो अब उसमें हमारे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वाइसली हैंडल करने की कोशिश की, उनका विश्वास था कि ये लोग मानेंगे। लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहती, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि मरकज़ में अगर लापरवाही नहीं हुई होती तो शायद हमारी दिल्ली की स्थिति बेहतर होती, शायद देश में भी शायद कई जगह पे बहुत बेहतर होती।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत जी। मैं चाहूँगा कि आप अगर देश की जनता से कुछ बात करना चाहें, उनको कोई संदेश देना चाहें तो हमारे माध्यम से दे सकते हैं। आप सबको नमस्कार। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत के लोग हर लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन हर लड़ाई में लड़ने का तरीका अलग होता है। जीत हमारी होती है, ये भी निश्चित हमने देखा है। इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हमें अलग अलग रहकर लड़ना होगा। तो हम प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अलग अलग रहें। सेल्फ क्वारंटाइन जिन लोगों ने किया हुआ था, उनका हमने रिजल्ट देखा कि काफ़ी केसेस ठीक हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करें और अपने से जितनी हो सके ज़रूरतमंद की मदद करें। तो मुझे लगता है भारत कोरोना से मिलकर लड़ेगा, लेकिन अलग अलग लड़कर इस लड़ाई को जरूर जीतेगा। हम अंत में धन्यवाद अवश्य देते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को। हालांकि पत्रकारों के लिए ये काम थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम पे भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त में जब घरों में रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उस वक्त हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप उनकी सेवा का सम्मान करें। एक महत्वपूर्ण चीज़, बार बार हर एक व्यक्ति आपसे सोशल डिस्टेंसिंग की गुहार लगा रहा है, उसका भी पालन करें। कमलजीत जी ने सभी सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए, चाहे वो मरकज़ वाला मामला हो, अमेरिका का राष्ट्रपति जी का भारत में आगमन हो, या फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में रिलेशन हो। उनके द्वारा कार्य जो किए जा रहे हैं वो भी सराहनीय हैं, चाहे वो एमसीडी की नेता के रूप में हो या कम्युनिटी किचन चलाना हो। इस वक्त आपकी भी एक भूमिका है कि आप भी ये आश्वस्त करें कि आपके आसपास कोई भूखा ना मरे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।